नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो डेली 30 बेस्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू की थी उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 3 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश से सर्वप्रथम बार जो है आपका जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था पोचमपल्ली। ये लोकेशन आपको याद रखनी है, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली से जो है सर्वप्रथम जो है आपका भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा। ये नाम इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 18 अप्रैल 1951 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल 1951 को जो है विनोबा भावे के द्वारा आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद संभालेगा। यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य संभालेगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति एक बार पैदा हुई थी 1969 में। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी 1969 में, तथा इस वर्ष जो है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1969 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, तथा इस वर्ष जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, इनको जो है कुछ समय के लिए राष्ट्रपति पद दे दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता है किससे संबंधित है? तो यह जनहित याचिका से संबंधित, यानी कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है आपकी न्यायिक सक्रियता, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्था यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे, आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? मालेगाम समिति की सिफारिशों पर जो है 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्था यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मालेगाम समिति। अगला प्रश्न आप हमारा है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारंपरिक और संबंधों का अध्ययन है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पारिस्थितिकी है वह निम्नलिखित में से किनके बीच पारंपरिक यानी कि पारस्परिक यहाँ पे है संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो पारिस्थितिकी है यह जीव और वातावरण के बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन का विस्तार सबसे अधिक है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती जो वन है आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे एशिया महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप ही है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और केंद्र सरकार का जो मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंधित था, आपको बताना है। तो 7 टीका निवारणी रोगों के खिलाफ बच्चों का जो टीकाकरण था इससे संबंधित आपका मिशन इंद्रधनुष, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही, यानी कि बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था आपका मिशन इंद्रधनुष, यानी कि ऑप्शन आपका बी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ का आपको नाम बताना है।
तो इस रासायनिक पदार्थ का नाम है सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। फोटो में स्थिरता प्रदान करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ है वो इस्तेमाल में लाया जाता है आपका फोटोग्राफी में, कौन सा, तो सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें किस यौगिक का संबंध था, आपको बताना है। तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक इसमें से कौन सा, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको बताना है कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था यह किस वर्ष में घटित हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लाल स्याही निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है, तो इयोसिन से बनाई जाती है आपकी लाल स्याही, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इयोसिन से जो है लाल स्याही बनाई जाती है। आपको बताना है कि जो ओजोन परत का क्षरण होता है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, आपको बताना है। तो ओजोन परत के ह्रास के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है वो होती है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो ओजोन परत है उसका ह्रास होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, आपको बताना है। तो सहायक आहार कारक हम किसे कहते हैं, तो विटामिन को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि हीनयान व्यवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो हीनयान अवस्था का जो विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है आपको मिलेगा कार्ले में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, कार्ले में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध आपका है किससे, तो अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, अथर्ववेद से संबंधित है आपका गोपथ ब्राह्मण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है, तो मुंडकोपनिषद, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो आपका मुंडकोपनिषद है, कोपनिषद, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका है अथर्ववेद से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, आपको बताना है। तो द्वार समुद्र जो थी यह किस राजवंश की राजधानी थी, तो होयसल की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, होयसल राजवंश। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही यहाँ पे है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सप्तकर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सप्तकर्णी गुफा आपको कहाँ पर मिलेगी, तो यह आपको मिलेगी कहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजगृह में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही, राजगृह में आपको मिलेगी सप्तकर्णी गुफा। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पहले स्थापित हुई थी, आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि किस वर्ष में किसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंग भाषा प्रकाशिका सभा की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1836 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी यह बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1836 में स्थापित हुआ था। इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1838 में की गई थी, 1838 में। इसके बाद आपका जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था इसकी स्थापना कब की गई थी, 1843 में की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना थी 1843 में की गई थी। और इंडियन लीग की जो स्थापना की गई थी 1875 में। तो इस हिसाब से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी 1936 में। इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 में। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी आपका 1843 में। और सबसे लास्ट में आपकी थी इंडियन लीग 1875 में। अगला प्रश्न आप हमारा है, लघु सूक्ष्म, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2006 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही, 2006 में जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम स्थापित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है।
मतलब स्थित है। तो इसमें चारों की अवस्थिति आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और एकदम लेटेस्ट का जो टाइगर रिजर्व बनाया गया छत्तीसगढ़ का वह गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यानी कि ये सभी आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व में कौन कौन से, तो इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी और लेटेस्ट एकदम बना है गुरु घासीदास। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, उस युद्ध का आपको नाम बताना है। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था आपका, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था आपका बक्सर का युद्ध, जो आपका 1764 में हुआ था। तो आपका जो बक्सर का युद्ध था जो 1764 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा बक्सर के युद्ध के समय जो अंग्रेजी सेनापति था हुआ था हेक्टर मुनरो, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको वर्ष याद रखना पड़ेगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। तथा जब प्लासी का आपका युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, तथा इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह जो वांडीवास का युद्ध था यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था 1760 में। तथा इस युद्ध में जो फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस की जो सेना थी वह पराजित हुई थी, तथा फ्रांस का जो अस्तित्व था वह भारत से लगभग समाप्त हो गया इस वांडीवास के युद्ध से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह कब लड़ा गया था, तो आपका जो पानीपत का तीसरा युद्ध था यह हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को मराठों और किसके मध्य हुआ था, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठा की जो सेना थी वह पराजित हो गई थी। ये 4 युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, आपको उस शासक का नाम बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी, तो शाह आलम द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो शाह आलम द्वितीय था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्लासी का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो प्लासी का मैदान आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1707 में आपकी मृत्यु होती है किसकी, तो औरंगजेब की 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती थी। तो उस समय जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय जो मराठा नेतृत्व था वो किसके हाथों में था, तो ताराबाई के हाथों में था, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो मैंने आपको भी बताया 1761 में लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा 1761, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी आपके जो तीनों राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, परंतु मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं लगती। टोटल 5 राज्य भारत के हैं जिनकी सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है। कौन कौन से, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से टच होती हैं, परंतु मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसमें से आपको प्रमुख दर्रे दिए गए और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाथुला दर्रा पहला ही आपका सुमेलित नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश गलत दिया गया आपका। नाथुला दर्रा आपको मिलेगा कहाँ पे, सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला दर्रा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में। लिपुलेख आपको मिलेगा उत्तराखंड में, बिल्कुल सही दिया गया है। रोहतांग आपको मिलेगा पास हिमाचल प्रदेश में। पालघाट आपको मिलेगा केरल में। तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं था, नाथुला आपका सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न आप हमारा है, व्हाइट पर्वत कहाँ पर मिलेगा, आपको बताना है। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पर मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा आपको व्हाइट पर्वत, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का क्या नाम है। तो
दोस्तों फ्रांस व स्पेन के बीच कौन सी पर्वत सीमा बनाती है? तो पेरिनीज, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही, जो पेरिनीज पर्वत है यह फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डेली 30 MCQs का जो भाग 3 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।